नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभी तक का ताज़ा समाचार। नेपाल सरकार के विवादित संविधान संशोधन का विरोध करने वाली सांसद सरिता गिरी के घर पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया है। ट्विटर ने ऐसे 1.7 लाख से अधिक खातों पर कार्रवाई की है जो चीन के उस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे थे कि वुहान की दुर्घटना मानव जनित नहीं है। कोरोना से जंग में अमेरिका का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। यहाँ स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही है। अमेरिका के सोशल मीडिया और मीडिया में इस आशय के बड़े बड़े समाचार प्रकाशित हुए हैं। हैदराबाद के सांसद और MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाली अमूल्या लियोना को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। अमूल्या लियोना पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज है। विश्लेषण। खून में रसायन घोलते सैनिटाइजर। अब कोरोना के निमित्त लॉकडाउन होना और अनलॉक होना एक वैश्विक चरित्र होता जा रहा है। इसके साथ सैनिटाइजेशन, मास्क, अनेक बार हाथ धोना, फिजिकल डिस्टेंसिंग जीवन की अनिवार्यता होती जा रही है जब तक कि इसकी कोई औषधि या टीका बाजार में नहीं आता। ये सब वैसा ही हो रहा है जैसे पाल हरमन मुलर ने किया था। पाल हरमन मुलर ने कीटनाशक के तौर पर DDT का प्रयोग सबसे पहले किया था। स्विट्जरलैंड के एक केमिस्ट पाल हरमन मुलर ने दूसरे विश्व युद्ध के ठीक पहले DDT का आविष्कार किया था। उस वक्त इसे टाइफस और मलेरिया जैसी घातक जानलेवा बीमारियों का प्रसार रोकने वाला माना था। युद्ध के बाद इसे जादुई रसायन कहकर पुकारे जाने लगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 20 वर्ष की अवधि में लाखों टन DDT का उत्पादन हुआ और दुनिया भर में इसका इस्तेमाल कृषि क्षेत्र के कीटों पर नियंत्रण करने में किया गया। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने DDT को दुनिया भर में मलेरिया उन्मूलन के लिए अपनाया और ये अनुशंसा भी की कि मामूली मात्रा में DDT लोगों के घरों में इस्तेमाल करने से उन मच्छरों से निजात मिलेगी जो मलेरिया पैरासाइट के वाहक होते हैं। ऐसा ही अब सैनिटाइजर के साथ हो रहा है। अधिक उपयोग से त्वचा पर दुष्प्रभाव सामने आने लगा है। कुछ सालों के बाद ये रसायन हमारे गुणसूत्र में होगा। जैसे अब DDT से मच्छर नहीं मरते, वैसे ही कोरोना वायरस पर सैनिटाइजर का प्रभाव नहीं होगा। विश्व में तमाम तकनीकी नवाचारों और आधुनिकता का प्रगति का उदाहरण माना जाता है जो कभी पीछे नहीं पलटते। लेकिन इतिहास पर करीबी नज़र डालें तो पता चलता है कि ये बात हमेशा सही नहीं होती। भारत में जब ये अभियान शुरू हुआ तब हर वर्ष मलेरिया से करीब 5 लाख लोगों की मौत हो जाती थी। अगले 10 वर्ष में देश में मलेरिया से होने वाली मौतों का सिलसिला थम सा गया। इसके बाद तो कृत्रिम कीटनाशकों और रसायनों के इस्तेमाल को वैज्ञानिक प्रगति की तरह देखा जाने लगा। इस पर रोशनी डालती हुई एक किताब लॉकडाउन में इंटरनेट पर मिली। रेचल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग। इस पुस्तक ने बताया कि कैसे एक बार DDT का छिड़काव किए जाने के बाद ये पर्यावरण में बना रहता है और कैसे खाद्य श्रृंखला में एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में पहुंचता हुआ उन्हें नष्ट करने का काम करता है। इस पुस्तक को पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। इसके चलते अमेरिका तथा अन्य सरकारों ने सन 1972 में DDT पर प्रतिबंध लगा दिया। DDT का इस्तेमाल खत्म होने पर मलेरिया ने फिर वापसी की और एक बार फिर लाखों लोग इसकी वजह से मरने लगे। इनमें ज़्यादातर अफ्रीकी देशों के बच्चे थे। DDT और ऐसे ही अन्य कृत्रिम रसायन दोबारा इस्तेमाल होने लगे हैं, लेकिन कार्सन के आंदोलन ने पर्यावरण आंदोलन को गति प्रदान कर दी थी और यही कारण था कि आने वाले दिनों में जैविक खान पान का उदय हुआ। जैसा कि हम देख सकते हैं, जटिल तकनीकी और सामाजिक प्रक्रिया भी नई तकनीक के उदय और उसके पराभव में अपनी भूमिका निभाती है। अब कोविड-19 के साथ हो रहा है। देश विदेश में की जा रही सारी खोजों और टीके के मूल में रसायन है। सैनिटाइजर और अन्य वायरस नाशक का मूल भी यही है। भारत की पद्धति रसायन मुक्त और प्राकृतिक है, पर यह बचाव की पद्धति है, निदान और उपचार की नहीं।
भारत में शोध की प्रणालियां दक्षिण भारत के राज्यों यथा केरल, तमिलनाडु में हैं, पर उन्हें पश्चिम की मान्यता नहीं है। भारत के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली जड़ी बूटी प्राकृतिक प्रकोप से निपटने में कारगर है। कोरोना के बारे में विश्व में अभी ये तय नहीं है कि इसका उद्गम किस रीति से हुआ है। अभी तो विश्व डीडीटी की तरह रसायन को धड़ल्ले से गले लगा रहा है। आज के मिड डे में बस इतना ही। समाचारों के लिए बने रहिए द न्यूज़ हाउस के साथ। नमस्कार।